अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ। कुछ बुलंदशहर की अदालत में कुछ मामले हुए हैं जिसको सामने रखना है, उस पर कमेंट्स करने हैं। और ये पूरी रिकॉर्डिंग वहां जाएगी बुलंदशहर में, अदालत में, सब जगह। और साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाएगी। ये मामला क्या है, पहले इसको समझने की जरूरत है। मामला ये है, देखिए, एक चीज को हमें समझने की जरूरत है। अगर किसी अदालत में, कोई अदालत है, वहां पर अगर एक ही खानदान के गुंडे होंगे, एक ही खानदान के लोग होंगे, किसी भी ऑफिस में, किसी भी महफिल में, कहीं भी अगर एक ही खानदान के, एक ही ग्रुप के, एक ही अ, गिरोह के लोग मौजूद हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस जगह पर, चाहे सही कार्य हो रहा हो चाहे गलत, वो लोग, वो जो एक ग्रोह है, वो ग्रोह का कब्जा हो जाता है वहां पर। ठीक यही हालत अगर अदालत में हुई, एक ही रिश्तेदारी के लोग, एक ही खानदान के लोग अगर अदालत में मौजूद हुए, तो वो लोग अदालत की कार्रवाई को बाधित करते हैं। मैंने जहाँ रूम लिया मैंने जहाँ रूम लिया। अदालत की कार्रवाई को आप लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, मैं बोल रहा हूं। तो वो लोग अदालत की कार्रवाई को बाधित करते हैं, न्याय व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर देते हैं। और ऐसे गुंडों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और इसी के वजह से हम लोगों ने 2018 में 2018 में विथ प्रूफ के साथ, बुलंदशहर की अदालत के साथ साथ सभी जरूरी विभागों, जिसमें राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको लेटर भेजे थे कि किस प्रकार बुलंदशहर की अदालत में एक ही खानदान के 23 गुंडे बैठे हैं, और उस पूरे अदालत को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। और जब ये हमारे लेटर गए थे हमारे संगठन की तरफ से, तो 4 लोगों को वहां से ट्रांसफर किया गया था, और वो एक ने हमें धमकी दी थी। एक ने धमकी दी थी, जिसके बाद जब उसको ऑडियो वायरल किया गया था, तो उसके द्वारा उस ऑडियो को, उसने माफी मांगी थी, जिसकी बाकायदा हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज मौजूद है। आज फिर वही चीज वापस दोहराई जा रही है। कहां पर? बुलंदशहर में। कैसे? जो खानदान का ये सर्वे सर्वा था, वहां का एसएओ जय प्रकाश शर्मा, जिसके खिलाफ जब 2005 में इंक्वायरी बैठी थी, जब उसके खिलाफ मामला उठने की कोशिश हो रही थी, तो उस वक्त के जिस जांच अधिकारी, जो जज थे, जो जांच कर रहे थे, उन्होंने देखा था कि इनकी अगर जांच करेंगे तो यह मामला जिला जज तक जाएगा। यानी जिला जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज उस वक्त के, वो भी इसकी जद में आ रहे थे। मामला क्या? संपत्ति, मतलब आय से अधिक संपत्ति का 2005 में कहाँ जा रहा? बेटी की शादी, करोड़ों, बड़ा आलीशान शादी, ये सब चीजें विथ प्रूफ और सबूतों के साथ वहां दिखाई गई थी। और जिस मामले में फिर जब जज साहब ने देखा कि जब जिला जज की ओर है, जा रहा है मामला, तो उन्होंने बड़े सादगी से, नेचुरल जस्टिस जिसे कहा जाता है, प्राकृतिक न्याय, कि आप अपने बड़े अधिकारी के विरुद्ध कभी भी, अगर सबूत होंगे भी, तो आप उनके खिलाफ उनको अपराधी साबित नहीं करेंगे। ये प्राकृतिक न्याय है। यानी जूनियर कभी भी अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जूनियर जो है, वो कभी भी अपने अधिकारी के विरुद्ध फैसला नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में दिया है, साफ साफ दिया है। जिस अधिकारी के ऊपर हमने आरोप लगाया, उसी को अगर जज बना देंगे, तो क्या वो न्याय दे सकेगा? क्या वो इंसाफ करेगा? तो उन जज ने, उन जांच अधिकारी जो जज बने थे, जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने ये कहा
कि ये मामला सीबीआई के को सौंपा जाए, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूं कि अपने वरिष्ठ अधिकारी की जांच कर सकूं। जब ये मामले की जब चिट्ठी उन्होंने बना के दी और उस मामले में हाईकोर्ट के लिए चिट्ठी निकली, तो उस चिट्ठी को इस जयप्रकाश शर्मा ने गायब कर दिया। इस मामले को लगातार विक्रम शर्मा, प्रणव जी, इन लोगों ने उठाया और उसके बाद इनका जो पूरा खानदान था जयप्रकाश शर्मा का, वो लगातार जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाता था उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। और जयप्रकाश शर्मा की तो यह हालत थी कि वो छेड़खानी करने में नंबर 1, और उसने छेड़खानी में जब एक छेड़खानी की थी तो उसमें उसने जब महिला ने आवाज उठाई तो उससे कहा गया कि ये तो मजाक था, और इस तरह अपने मामले को दबा दिया था उसने। इस जयप्रकाश शर्मा के विरुद्ध विक्रम शर्मा, प्रणव शर्मा ने आवाजें उठाई। और क्यों आवाज उठाई? क्योंकि बुलंदशहर की अदालत में बाहरी कर्मचारियों को, बाहर के कर्मचारियों को नौकरी दी जाती थी, जो वहां के जो स्थायी कर्मचारी होते थे उन कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालते थे। और ये जो बाहरी कर्मचारी ये क्या करते थे, ये जज के साथ कैबिन में बैठकर वहां की फाइलों को बाहर लाना ले जाने का काम करते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने उन बाहरी कर्मचारियों ने चौराहे पे ले जाकर उन फाइलों का एक तरीके से नीलामी शुरू की थी। और उसके लिए हमारे संगठन ने ये पत्र भेजा था, ये लेटर भेजा था। क्या लेटर था? कि जज साहब, आप ईमानदार है, मगर यह शराबी बाहरी निजी व्यक्ति की ईमानदारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये चीज हमने भेजी थी। और इस मामले में ये जयप्रकाश शर्मा पूरी तरह इन्वॉल्व थे और इसके कई सबूत सामने मौजूद है, जिसमें जयप्रकाश शर्मा के अंडर में ही पूरा सिस्टम, वहां की अदालत चल रही थी। एक निशा करके महिला थी जिसने विक्रम शर्मा के साथ वहां पर अदालत के अंदर झगड़ा किया था और विक्रम शर्मा को वहां अदालत के कर्मचारियों ने पीटा था, बुरी तरह खूनम खून कर दिया था। उस वक्त एक इंक्वायरी बैठाई गई थी जज साहब के द्वारा, और वहां पर एक इंस्पेक्टर जांच अधिकारी बाहर से आया था। और आने के बाद उसने बाकायदा इंक्वायरी में ये बताया था कि एक नेहा जो है, उसने बाहरी कर्मचारी है, वो अदालत के कर्मचारी नहीं है, उसने ये उसके साथ ये हुई है, झड़प हुई है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि विक्रम शर्मा तो स्थायी कर्मचारी और नेहा जो है वो है बाहरी कर्मचारी, और ये अपने विक्रम शर्मा है अदालती कर्मचारी, अदालत के स्थायी परमानेंट है। ये कहां से बाहर से आ गई? और उस वक्त वहां उस टाइम के जज थे, उन्होंने इस मामले को सॉल्व किया था, सुलझा दिया था, बाकायदा रिकॉर्ड पर है। अगर सुलझा दिया था तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मालूम था कि बाहरी कर्मचारी वहां पर मौजूद है निशा नाम से। ये लोग जब ये मौजूद है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस मामले को विक्रम शर्मा और प्रणव शर्मा ने उठाया। उठाने के बाद इनके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब ज्यादा इन्होंने उठाया तो 2 कर्मचारियों को इन लोगों ने पकड़ के दिखाया। उस टाइम के जिला जज थे अली जामीन, उन्होंने पकड़ा लेकिन उसका कार्रवाई नहीं की, जिसके लिए हाईकोर्ट ने उनको बोला भी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और क्योंकि विक्रम शर्मा आवाज उठा रहे थे, इसलिए विक्रम शर्मा को ही इन्होंने उल्टा सीधा मतलब इस तरह इल्जाम लगाए कि वो यहाँ से रिजाइन देकर बाहर निकल गए। और रिजाइन देके जब बाहर निकले, उसके बाद जब पता चला कि वहां उस टाइम के तत्कालीन जज अली जामीन जी और जयप्रकाश ने मिलकर 35 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसकी बाकायदा विक्रम शर्मा ने और प्रणव शर्मा ने कंप्लेंट करी, तो विक्रम शर्मा की आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर 307 की एफआईआर लगा दी, फर्जी एफआईआर। लगाने वाले कौन? लगाने वाले ये मिस्टर अवधेश शर्मा। ये अवधेश शर्मा ये वकील है
और इनके ये कौन है, जयप्रकाश शर्मा के काले। जयप्रकाश शर्मा के कहने पर इन्होंने ये झूठी फर्जी एफआईआर दर्ज करी है। ये जयप्रकाश शर्मा अब क्यों ये मामले को हमें फिर से उठाना पड़ रहा है, इसकी यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ गई, इसके लिए अभी अभी जो कुछ दिन पहले पिछली तारीख थी विक्रम शर्मा की यहाँ पर कोर्ट में, तो ये जब ये लोग फंस गए, पूरे रिकॉर्ड में ये लोग फंस चुके हैं, आईओ फंस चुका है। आईओ कौन है? आईओ ने, देखिए, आईओ जो है वो बुलंदशहर के ये उनका वो है, अखबार में रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने साहब 5 दरोगा और 12 सिपाहियों ने चोरी कर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 दरोगा और 12 सिपाहियों के ऊपर क्यों दर्ज हुआ था? क्योंकि इन्होंने चोरी की थी, एक जगह झूठे केस में एक को फंसा दिया था। और उस वक्त ये जांच अधिकारी, ये जो जांच अधिकारी थे विक्रम शर्मा के मामले में, वो जांच अधिकारी का नाम इसमें शामिल था। और जब इनसे अदालत में पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं थे। जब ये सारी जानकारी, ये सब चीज पूरा काला चिट्ठा खुल के सामने आ गया कि अवधेश शर्मा ने झूठा केस किस लिए लगाया है, उनको जयप्रकाश शर्मा को उस टाइम के जो जिला जज थे अली जामीन जी, उनको बचाने के लिए जो 35 लाख का वो गबन कर रहे थे वो, और जिसको जैसे ही आवाज उठाई गई तो वो पैसा वापस अकाउंट में डाल लिया गया। उस मामले को उठाने के लिए इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया था। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुल रहा था अदालत के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, विक्रम शर्मा के वकील के यहाँ जब विक्रम शर्मा जा रहे थे तो ये और इनके जयप्रकाश जो अभी भी सरकारी ड्यूटी में मौजूद है और मजिस्ट्रेट जज की हैसियत से लगभग काम कर रहे हैं, जज की हैसियत, जिनकी ड्यूटी है दूसरी जगह 10 बजे से 5 बजे तक की, जिन्हें वहां पर मौजूद होना चाहिए था अपने ऑफिस में, वो कहाँ मौजूद हो गए। विक्रम शर्मा के खिलाफ वहां पर उनके वकील से और विक्रम शर्मा से जद्दोजहद करने के लिए, उनसे झगड़ा करने के लिए अदालत में, बुलंदशहर की अदालत में पहुंच गए, जहां विक्रम शर्मा की तारीख थी। और विक्रम शर्मा से बोला, उन्होंने जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश की और वो झगड़ा विक्रम शर्मा ने रोक दिया। विक्रम शर्मा ने झगड़ा नहीं किया, मगर फिर भी क्योंकि उन्हें झगड़ा करके विक्रम शर्मा के ऊपर जैसे पहले करते थे जब वो एसओ थे, जब उनके अंडर में पूरा अदालत थी, आज भी है क्योंकि उन्हीं के गुंडे वहां बैठे हैं रिश्तेदार, जिसमें धीरेन्द्र शर्मा भी है, जिसने क्या बोलते विक्रम शर्मा की जो एप्लीकेशन थी उसको छिपा के रख दिया था। जो सीआरपीसी 350 के तहत जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको छिपा कर रख दिया था। वो धीरेन्द्र शर्मा आज जिला जज के मेन उधर ऑफिस में बैठा है और पूरा मूवमेंट, मतलब उस चीज को पूरा ये कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है ये लोग अदालत के न्याय व्यवस्था पर। तो वो ये जयप्रकाश शर्मा, जिसका कोई कार्य नहीं था यहाँ पर अदालत में, वो अदालत में पहुंच गया और इनके विक्रम शर्मा से जबरदस्ती झगड़ा करने की कोशिश की। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शिकायत करी विक्रम शर्मा की पुलिस से, और पुलिस को लेकर के कोर्ट के अंदर आ गए, अदालत के अंदर आ गए, कोर्ट में उस अदालत में जहां पर केस चल रहा है, और वहां पर आकर विक्रम शर्मा से पूछ रहे हैं क्या है इस, ये तो बहुत बड़ी अवमानना हो गई अदालत की। जिला जज को, वहां की अदालत को, वहां के जो सर्वे है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा किस तरीके से बुलंदशहर की अदालत का अपमान किया जा रहा है, ये न्याय व्यवस्था का अपमान किया जा रहा था कोर्ट के अंदर बुलंदशहर की अदालत में। और इस सब मामले में हमारे संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था पहले, जो गलत हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्क करके दिया था, सीबीआई का जो लेटर था ना उसको भी मार्क किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और संगठन से कहा था कि हाई कोर्ट में भेजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा था। इसके बाद ये पूरा जो भी मामला है, जो भी इस मामले में इनको बचाने की कोशिश करेगा, इन अवधेश शर्मा और जयप्रकाश शर्मा जैसों को,
वे सब इसमें शामिल, वे सब इस जद में आएंगे। उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। इस देश में संविधान चलता है, कानून चलता है, जो बाबा अंबेडकर ने बनाया है। इनको इनको क्या बोलते हैं, अली जामिन जो जज थे, इनको किस तरीके से ये गलत कर रहे थे, इसका पूरा कच्चा छिट्टा यहाँ पर मौजूद है। जयप्रकाश शर्मा ने क्या गलत किया, पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, एक एक प्रश्न, एक एक पेपर मौजूद है, एक एक दस्तावेज मौजूद है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से खेल होता है तो हम सबके को इसलिए हमने शामिल किया है कि क्या इस तरीके की अदालतें चलेगी तो न्याय बचेगा क्या। तो मैं यहाँ पर मौजूद विक्रम शर्मा से पूछूंगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। अगर विक्रम शर्मा थोड़ा अपने बारे में बताए, और फिर मैं सबसे पूछूंगा इस मामले में कमेंट्स दें। आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, अदालतों में इस प्रकार के गुंडे बैठे होंगे जो पूरी न्याय व्यवस्था को खत्म कर देंगे, पूरे सबूतों के साथ है। विक्रम जी, आप बोल सकते हैं इस मामले में। नमस्कार शर्मा जी को नमस्कार, और सभी मित्रगण यहाँ पे दर्शक और हमारे हेल्प में मौजूद हैं, उन सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह बुलंदशहर कोर्ट की उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ऐसी हो चुकी हैं जहां दलालों ने कब्जा कर लिया है, और इस चीज के प्रमाणित सबूत हमारे पास मौजूद है। हमने जब इस संबंध में हाई कोर्ट में आवाज उठाई तो जिला जज बुलंदशहर अली जामिन जी ने सभी आरोप स्वीकार किए, लेकिन उन आरोपों को स्वीकार करने के बाद कहीं रायता ज्यादा ना फैल जाए, हमारा दमन करने के लिए हमें तरह तरह से पीड़ित किया गया। आज भी न्यायालय के अंदर घुसकर, मतलब जहां हमारा केस चल रहा है उस न्यायालय में पुलिस को ले जाकर गुंडे और हमारी तलाशी लेते हैं, वहां पे बैठ के कुर्सियों पे अपना चाय पानी पीते हैं। क्या हो रहा है ये न्याय व्यवस्था जब पूरी तरह देश में छिन्न भिन्न हो चुकी है, कानून और संविधान का कत्ल किया जा रहा है, तो हम कैसे जिएंगे। सबसे पहली बात तो ये है मेरी, सड़क पे चलना हमारा दुर्भर हो गया है और हमें झूठे केसों में फंसाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ तक कि जो जज हैं वो हमारी एप्लीकेशनों पर कार्रवाई नहीं करते और दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई एप्लीकेशनों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। आखिर इसमें कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पाएगा या कभी नहीं बोल पाएगा। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा समय आ गया। अंग्रेज कम से कम सुनवाई तो करते थे, अब तो सुनवाई भी खत्म हो चुकी है। बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया, वो पूरी तरह नेस्त नाबूद हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं बचा है। हेलो हेलो शर्मा जी, आपका आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए विक्रम हाँ शर्मा जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही। हाँ सर, हमें मारने की कई बार कोशिश की गई और हम अपना जीवन बचाते बचाते इस कदर इस मोड़ पर आ गए हैं कि या तो हम परिवार सहित आत्महत्या कर लें या जज हमें फांसी पर लटका दें। और इन अपराधियों को बचाना उनका ऐसा लगता है जैसे उनका निजी मामला हो चुका है। वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं न्यायालय में, तो उस समय हमारा मन करता है कि किसी जज के सामने हम आत्महत्या कर लें। हम बहुत दुखी हो चुके हैं, और अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं करी तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि किसी दिन आत्महत्या कर लूंगा, और उसका जिम्मेदार ये जयप्रकाश और अवधेश होगा। अवधेश ने मुझ पर झूठे केस लगाए अपराधियों से मिलकर, कचहरी में फाइलें बेची जा रही हैं, कचहरी में बाहरी व्यक्ति मौजूद है, दलाल मौजूद है, दलालों के हम पे वीडियो, दलाल कचहरी में किस तरह से खुल्लम खुल्ला पैसे लिए जा रहे हैं वो हम पे वीडियो मौजूद है। और हमने चीफ जस्टिस को, भारत सरकार को पत्र दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शर्मा जी ने हमें हिम्मत दी, मैं शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी कई बार मुझे मरने से बचाया। यहाँ तक कि एक जज ने तो मुझे नहर में कूदने को मजबूर कर दिया और मैं नहर में कूद गया आत्महत्या करने के लिए, और लोगों ने बचाया। ये जज क्या चाह रहे हैं हमसे? आखिर ये हमें ये चाहते हैं कि हम अपने आप में भरी अदालत में आग लगा लें? ये जज जिसके कोड़ हो रहा है वो हमें न्यायालय में कह रहा है कि तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम सुनते नहीं हो, और हमारे प्रार्थना पत्रों को इस तरह से खारिज कर देते हैं।
हमने आज अपना एक प्रार्थना पत्र दिया संविधान और कानून की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए, लेकिन जज कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है। 307 के हम फैक्ट लगा रहे हैं तो उससे बड़ा इससे मतलब नहीं है। गोली चली हमने चली, सारे सबूत मेडिकल सब कुछ हमारी फेवर में आ चुके हैं, लेकिन जज हमें जबरदस्ती सजा देना चाहता है। ये जज नहीं, ये कातिल है, ये कातिल है। और मैं चाहता हूँ कि मारो भी 300 लोग मिलकर, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि हमने जज साहब तुम्हारी और तुम्हारे कानून की रक्षा करी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मेरे मुंह भरने की जज साहब से प्रार्थना कर लो, क्योंकि जीवन की रक्षा तो हमने कई बार कर दी और ये सुनेंगे नहीं। आखिर देश में कोई कानून और संविधान नहीं है। कल को न्यायालय में सरेआम औरतों को उठाया जाता है, न्यायालय में फाइलें बेची जाती हैं। आप बताइए किस केस तय करवाना चाहते हो, मैं उसकी आपसे सुपारी लेता हूँ। आज मैं पहली बार ये कर रहा हूँ कि न्यायालय में आप करवाना चाहते हो, बस चुपचाप मुझे सुपारी लेता हूँ, उसका सेटिंग करवा कर दिखाऊंगा न्यायालय में। क्या यही भारत न्यायालय है? क्या यही जहां तक आप लोगों ने समझा होगा कि क्या हो रहा है ना, किस प्रकार से बुलंदशहर की अदालत में एक ही खानदान के लोग बैठकर पूरी न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया है। और यहाँ तक कि देखिए, आप लोगों को एक चीज और समझने की जरूरत है। यहाँ देखिए 10 मिनट के बाद ये चलते खत्म हो जाएगा, मतलब ये चीज। और हम चाहेंगे कि यहीं पे हम लोग खत्म भी कर देंगे 10 मिनट के बाद। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इनको, जो गलत तरीके से डिसमिस किया गया है उस मामले में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिला जज ने बाकायदा हाई कोर्ट के आदर की मान्यता रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए विक्रम शर्मा को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया। इनविटेशन देने का मतलब हो गया कि जिला जज उस चीज को मान्य कर देते हैं कि हाँ भाई, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना हमने। लेकिन उसके बाद जब ये ज्वाइन होने आते हैं तब एक कमेटी बैठा करके इनको डिसमिस करवा देते हैं। कमेटी कब बैठाई जाएगी? जब इन्होंने ज्वाइन होने के बाद कुछ गलत किया तब। तो ये एक ऐसा गलत खेल हुआ जिसके बारे में भी इस मामले में जाया जाएगा और काफी कुछ होगा। लेकिन और यहाँ पर अभी मैं चाहूंगा 2-2 मिनट में कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है वो कहे। जोगीराम जी, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? हमारे पास समय कम है, कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, अदालत के इस गुंडागर्दी अदालत में मौजूद इन गुंडे लोगों के खिलाफ कोई बोलना चाहेगा क्या? ये पूरा मामला, ये पूरी वीडियो हम सुप्रीम कोर्ट में और सभी जगह भेजेंगे, जिससे सभी के सामने सच आए और वहां पर जो गलत गुंडागर्दी हो रही है, जो न्याय के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उस सब पर लगाम लग सके, उन लोगों के चेहरे सामने आ सके जो ये गैर कानूनी और गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। और इसका बाकायदा हम लोगों ने पहले भी लेटर भेजे जा चुके हैं। और इस मामले में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई कमेंट्स करना चाहता है तो कर सकता है। क्या न्याय व्यवस्था इस तरह चलेगी अगर इस तरह अदालत में रहेंगे तो? विक्रम शर्मा, आप कुछ कहेंगे? आप कहे फिर अपन इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये अभी बंद हो जाएगा मीटिंग। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, जिस न्यायालय में हमारा केस चल रहा है उसी न्यायालय में उसी परिवार का बंदा और जिसने FIR दर्ज कराई, उसने अपने लड़के को स्टेनो बना के जज को मैनेज करने के लिए बैठा रखा है। और जज साहब मैनेज हो रहे हैं, वो उनकी ऑर्डर शीट में प्रूफ हो रहा है जो उन्होंने ऑर्डर शीट लिखी है। हमारे किसी भी दस्तावेज को उन्होंने जज साहब ने एग्जिबिट नहीं डाला। आखिर क्यों? चलिए खत्म करते हैं, बंद हो गया ये। हाँ, ये अभी बंद होने वाला है। एक 7-6 मिनट और मिले अपने को। हाँ, बोलिए। ये जब कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है गुंडों द्वारा और दलालों द्वारा, देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। और अगर हम नहीं रहे
तब आप यही कहोगे कि भाई एक हमारा साथी चला गया जो लड़ा और कई साल लड़ा। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि एक आवाज उठाइए सच्चाई के लिए और न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि देश के संविधान और कानून को बचाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। जहां न्यायालय में हमारा केस चल रहा है वहां पे दलाल बैठे हुए हैं और उसी FIR कर्ता का लड़का वहां पे स्टेनो बना हुआ है और वो जज साहब को मैनेज कर रहा है जी पूरी तरह। जी बिल्कुल। अब तो अभी और हाँ बोलिए। हम जब कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो जज साहब उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे और जज साहब के ऑर्डर शीटों से ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि जज साहब मैनेज हो रहे हैं। हम कहाँ जाएं? नीचे से ऊपर तक एक जयप्रकाश शर्मा सभी जजों को और पूरी न्यायपालिका को गुमराह कर रहा है। उसके परिवार के 23 आदमी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड रूम में आग लगी, कंप्यूटर न्यायालय से चोरी हुआ, उसमें भी उसी का हाथ है और उसी के लड़का का कंप्यूटर चोरी हुआ जिसपे FIR लिखी गई। जी मैंने इस बात की शिकायत करी लेकिन जज साहब ये प्रूफ लेने को तैयार नहीं है। कहती है 307 से संबंधित नहीं है, जो संबंधित है उसको जज मने करेगा, हम वो रिजेक्ट कर दिए और फाइल पे लगा ले हमारे पेपर को। जी जी नौरन्ना साहब आप कुछ कहेंगे इस मामले में? एलेक्स नौरन्ना जी, एलेक्स नौरन्ना जी शायद सुन नहीं पा रहे। और कोई कुछ कहेगा इसमें कमेंट्स कि इस प्रकार से अगर अदालत का न्याय व्यवस्था चलेगी तो क्या होगा हमें देश का? कोई कहना चाहेगा कुछ? तो अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करें विक्रम शर्मा, है ना? और ये पूरा वीडियो हम उधर भेजेंगे, इन लोगों के पास सब जगह वायरल करेंगे। आप सबका धन्यवाद, आप लोग आए। दरअसल इसमें समय बहुत कम रह जाता है और बोलने में, इसलिए इतने में ही हम लोगों को बंद करना पड़ रहा है। धन्यवाद सबका, आपका धन्यवाद।